नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के 500 सबसे बेहतरीन प्रश्नों की। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के 500 सबसे बेहतरीन प्रश्नों की यह सीरीज हमारी पहली है तथा इस भाग एक में हम आज 40 से 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे तथा ये जो 40 से लेकर 42 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित होंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न मौलिक अधिकार से बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस पहले भाग में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भाग एक में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 40 से लेकर 42 प्रश्न हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ये पहला कथन हमारा हो गया। दूसरा कथन हमारा क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तीसरा कथन हमारा क्या कह रहा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। चौथा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें मौलिक अधिकार का कोई जिक्र नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव में भी मौलिक अधिकारों को कोई जिक्र नहीं किया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन से भी मौलिक अधिकारों का कोई संबंध नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा भारतीय संविधान में मूल अधिकार सम्मिलित किए गए थे वे किसके आधार पर सम्मिलित किए गए थे, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर। जैसे आप याद देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस नेहरू रिपोर्ट ने मौलिक अधिकारों का समर्थन किया था। तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, यानी कि पावर किसके पास है मौलिक अधिकारों को लागू करने का। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी भी प्रकार से, तो वह अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। इसके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है उस व्यक्ति को यह पावर दी गई है कि वो सीधे अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। तो आप इसे याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 226 के तहत। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मौलिक अधिकार क्या हैं, वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं। तो मौलिक अधिकार क्या हैं, ये वाद योग्य हैं, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। वाद योग्य का मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही, यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं वे सुटेबल होते हैं, यानी कि इनको लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से क्या है। तो आइए 4 ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मौलिक अधिकारों का कुछ विशेष परिस्थितियों में निलंबन किया जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है वो प्रधानमंत्री के निर्देश पे नहीं होता है। अगला कथन हमारा है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति की इच्छा भी के अनुसार भी जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, गलत है। तो लास्ट कथन हमारा क्या कह रहा है,
आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं। तो जो लास्ट कथन हमारा है यह बिल्कुल सही है, यानी जो मौलिक अधिकार हैं इनका निलंबन आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। जो मौलिक कथन है मतलब मौलिक अधिकार है उनका निलंबन इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति के दौरान किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा तथा आप याद रखिएगा जो आर्टिकल 20 और 21 है, आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। इसे आप याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 जो हमारे हैं वे कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में जब मान लीजिए हमारे देश में जो आपातकाल है युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो उस समय अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 जो हमारा है उसका निलंबन किस आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 19 में पहले है क्या, आप जान लीजिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19 में दी गई है उसको जब आपातकाल हमारे देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगता है तो उसका निलंबन स्वतः हो जाता है आर्टिकल 19 का। परंतु मान लीजिए हमारे देश में अगर जो इमरजेंसी है, आपातकाल है, वह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो उस समय आर्टिकल 19 का भी निलंबन नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस है, उसे आप याद रखिएगा। आर्टिकल 19 का निलंबन तभी किया जाता है जब हमारे देश में जो इमरजेंसी है, जो आपातकाल है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया हो। परंतु अगर हमारे देश में जो इमरजेंसी है, जो आपातकाल है, अगर वह सशस्त्र विद्रोह किसके आधार पे, अगर हमारे देश में इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जाती है तो उस समय आर्टिकल 19 का भी निलंबन नहीं किया जाता। तो ये कुछ छोटे से डिफरेंस जिन्हें आप याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन कभी भी नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट हैं ये कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 15 तक हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे भारतीय संविधान में है, जिसमें से पहला हमारा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। उसके बाद हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है हमारा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 से 24 के मध्य। उसके बाद चौथा आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की जो स्वतंत्रता है वह दी गई है आर्टिकल 25 से 28 के तक। किसने, तो आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हमारा जो अधिकार मौलिक अधिकार पांचवा है वह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो हमारा जो पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यह आर्टिकल 19 से 30 के मध्य दिया गया है। तथा लास्ट में आता है जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो विधायन सत्ता पे पूर्ण जो है नियंत्रण लगाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो हमारा है 14 यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 जो है यह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। आप यहाँ पे विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण का मतलब क्या है, तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति हो वह कानून के समक्ष समान होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष जो है समान ट्रीटमेंट दी जाएगी, यानी कानून के समक्ष उसको सभी प्रकार के जो अधिकार हैं वह एक समान दिए गए हैं।
तो इस प्रकार से जो है आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है भारत के सभी व्यक्तियों को। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 15 का सब सेक्शन 5 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 15 का सब सेक्शन 5 जो है यह शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 15 का सब सेक्शन 5। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों तथा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13। इसका मतलब क्या होता है आर्टिकल 13 का? ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो आर्टिकल 13 यह प्रावधान करता है कि मान लीजिए ऐसा कोई भी कानून राज्य में नहीं बनाया जाएगा जो उस राज्य के मौलिक अधिकारों, मतलब उस राज्य के व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अगर मान लीजिए कोई संसद है या राज्य विधान पालिकाएं हैं, अगर कोई ऐसा कानून बनाती हैं जिससे राज्य के राज्य के व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह जो कानून है वह अपने आप शून्य घोषित हो जाएगा। तो यह अधिकार देता है आर्टिकल 14 किसी भी ऐसे कानून को शून्य घोषित करने का जिस कानून से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 13 कहता क्या है कि ऐसा भी कोई कानून जो संसद के द्वारा बनाया गया हो या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाया गया हो, अगर उस कानून से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह जो कानून है वह शून्य या न्यून घोषित, मतलब शून्य घोषित हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आपके पास 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। इन 4 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद भिन्न वर्ग का है, उसको आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 14 का संबंध है मतलब समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 15 का संबंध भी समानता के अधिकार से है और अनुच्छेद 16 का संबंध भी समानता के अधिकार से है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो यह राइट टू फ्रीडम से संबंधित, यानी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है यह भिन्न वर्ग से आता है। क्यों आता है? क्योंकि ऊपर के जो तीनों आर्टिकल हैं 14, 15 और 16 ये आते हैं समानता के अधिकार से, परंतु आर्टिकल 19 जो है यह स्वतंत्रता के अधिकार से आता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तो इसे आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित किया गया है तथा इस स्वतंत्रता के अधिकार में ही अनुच्छेद 21 को भी हाल ही में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 को कब जोड़ा गया था? तो 2002 में। आप इसे याद रखिएगा। इसको जोड़ने के लिए हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में तथा इस अनुच्छेद के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 21 का जो है इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तथा आर्टिकल 21 का जो संबंध है वह है प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 15 कहता है। तो आपको बताना है
कि यह जो आर्टिकल 15 है वह कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 15 का संबंध है समानता के अधिकार से यानी समता के अधिकार से, तथा आर्टिकल 15 कहता क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद 15 का संबंध है समानता के अधिकार से। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल के मध्य सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 के मध्य समानता का अधिकार रखा गया है। तथा इस समानता के अधिकार में जो आर्टिकल 14 है वह क्या कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और 15वां आर्टिकल क्या कहता है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो लोक नियोजन के विषय हैं उसमें भी सबको समान अवसर दिया जाएगा। क्या कहता है आर्टिकल 16 कि लोक नियोजन के जो विषय होते हैं उसमें भी सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाएगा। वहीं आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी का एंड यानी अस्पृश्यता का अंत करता है आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है समता के अधिकार से रिलेटेड, इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों से सम्मिलित नहीं है। तो समानता के मौलिक अधिकारों में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आर्थिक समानता को, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता सम्मिलित है, सामाजिक समानता सम्मिलित है, अवसर की समानता सम्मिलित है, परंतु आर्थिक समानता को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित इसमें से कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता क्या है, कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार की कार्यवाही करता अपने कारखानों में, अगर अपने कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम देता है तो उसको कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान करता है आर्टिकल 24। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आर्टिकल 24 किससे संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं दो आर्टिकल, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जिसमें से आर्टिकल 23 क्या कहता है मानव के बलात्श्रम यानी बेगार व दुर्व्यापार का प्रतिषेध करते, यानी जो बलात्श्रम यानी मानव का बलात्श्रम यानी जबरदस्ती किसी के साथ कोई बेगारी नहीं करवा सकता, जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवाएगा, या उसके बाद किसी भी मनुष्य जाति के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के कृत्यों पे प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 24 कहता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी अनटचेबिलिटी का एंड किया गया है। तो आर्टिकल 17 का संबंध है अनटचेबिलिटी से यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल जो है 19, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 के सब सेक्शन 1 में रखा गया है प्रेस की स्वतंत्रता को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो भाषण एवं जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, मतलब कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है,
तो आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है कब निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 का जो निलंबन है केवल 2 आधारों पे होता है। जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो, इमरजेंसी वो भी किस आधार पे, तो युद्ध के आधार पे या बाहरी आक्रमण के आधार पे अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई है तो उस समय आर्टिकल 19 का निलंबन किया जा सकता है। परंतु अगर हमारे देश में जो है इमरजेंसी लगाई गई है सशस्त्र विद्रोह के आधार पे तो उस समय अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है इमरजेंसी लगाई गई है तो उस समय आर्टिकल 19 का जो है निलंबन नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 के अंतर्गत तो यह किसके अधीन नहीं आता है, तो मानववाद के अधीन नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत जो सिख होते हैं वह कृपाण धारण करते हैं, तो अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो आर्टिकल 15 है उसके अंतर्गत सिखों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने पास कृपाण रख सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो है यह अधिकार दिया गया है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वह अपने पास जो है कृपाण रख सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 25। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं। तो वे कौन से अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जिनका प्रवर्तन किया जाता है यानी लागू किए जाते हैं। तो आर्टिकल जो है हमारा 32 वह मौलिक अधिकारों को लागू करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 का उपयोग करके वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी अनुच्छेद 32 जो है यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वह आर्टिकल 32 का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह उसकी रक्षा करे। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो न्यायपालिका हमारी जो है वह मौलिक अधिकारों का संरक्षक होती है। यह मौलिक अधिकारों का किस प्रकार से संरक्षण करती है, तो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारा जो हाई कोर्ट है उनको अधिकार दिया गया है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे उसकी रक्षा करें उन्हें, तथा हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार किस आधार पर दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ये 2 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद जो है 226 ये सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 का उपयोग करके वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। वहीं आर्टिकल 226 क्या कहता है, तो आर्टिकल 226 कहता है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 226 का उपयोग करके हाई कोर्ट के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। जिसे आप याद रखिएगा, हाई कोर्ट 226 आर्टिकल का उपयोग करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का उपयोग करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा
भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान का मतलब अभिभावक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो वह अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तथा यह संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 32। तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की रिट को जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह 5 प्रकार की रिट जारी करे। तो हमारे संविधान में कितने प्रकार की रिट का जिक्र है? तो 5 प्रकार की रिट का जिक्र है हमारे भारतीय संविधान में। इन 5 प्रकार की रिट में कौन कौन सी रिटें आती हैं? तो पहली आपकी आती है हैबियस कॉर्पस। कौन सी आती है? इन 5 रिटों में पहली आपकी आती है हैबियस कॉर्पस। उसके बाद दूसरी रिट आती है परमादेश, परमादेश को हम कहते हैं मैंडमस। उसके बाद आपकी रिट आती है कौन सी? तो उसके बाद रिट आती है प्रोहिबिशन, यानी प्रतिषेध। उसके बाद तीसरी आती है उत्प्रेषण, तीसरी रिट चौथी रिट आपकी है उत्प्रेषण, और 5वीं यानी लास्ट रिट है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसमें से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो यह एक प्रसिद्ध केस था, केशवानंद भारती केस। इसी केस ने जो है संसद को अधिकार दिया कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती वाद। यह कब हुआ था? तो 1973 में यह प्रसिद्ध केस आया था सामने, केशवानंद भारती केस 1973 में। तथा इस केस में यह प्रावधान किया गया कि जो सुप्रीम मतलब हमारा जो हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है बिना किसी संवैधानिक ढांचा को टच किए, बिना किसी संवैधानिक ढांचा में परिवर्तन किए। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तथा यह जो अधिकार है किस आधार पर दिया गया? तो केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था उस आधार पे यह अधिकार दिया गया था संसद को। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो प्रसिद्ध केस मैंने आपको बताया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। इसी केस ने जो है भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। क्या कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। आपको पता होगा जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में उस समय स्टार्टिंग के फेज में टोटल 7 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में थे, परंतु 7 मौलिक अधिकारों में एक अधिकार हमारा था संपत्ति का अधिकार। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 जब किया गया, आप याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 जब किया गया तो उस संविधान संशोधन के आधार पर जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था उसके आधार पे जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित कर दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसी कारण से प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में केवल 6
मौलिक अधिकार ही बचे हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह कौन से संविधान संशोधन के अधिकार से हटाया गया था। तो संविधान संशोधन किया गया था 44वां, कौन से वर्ष में, तो 1978 में, तथा 44वें संविधान संशोधन के आधार पर ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के आधार पे जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा अब यह एक कानूनी अधिकार बन चुका है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस प्रकार के रीट की आवश्यकता होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। कौन सी रीट, तो हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रीट जारी की जाती है किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो संसद के पास, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया था। यानी किस प्रकार का जो रीट है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो इस रीट का नाम है अधिकार प्रेक्षा, यानी इसको हम बोलते हैं क्यूगो वारंटो। इस रीट में पूछा जाता है उस व्यक्ति से जो उस पद पे बैठा हुआ है कि वह किस आधार पे, किस बेसिस पे वह इस पद पे बैठा हुआ है, वह उसकी जानकारी अवश्य दे, मतलब उसकी जानकारी जल्द से जल्द प्रोवाइड कराए कोर्ट में कि वह किस आधार पे अपने पद पे बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाती है वह किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया है संसद को, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस जो आया था हमारे समक्ष 1973 में, उस केशवानंद भारती केस का जो परिणाम था उसी परिणाम के फलस्वरूप जो है संसद को अधिकार दिया गया कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशी नागरिकों को कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी। बाकी विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। उसके बाद दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 में दिया गया है वह विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, उस रीट को हम क्या कहते हैं। तो इस रीट को कहा जाता है परमादेश, यानी मैंडमस। मैंडमस रीट कब जारी की जाती है। तो इस रीट में जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है वह किसी सार्वजनिक संस्था या व्यक्ति को आदेश देती है कि वो उसे जिस कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया है वह उस कर्तव्य का पालन करे। तो किसी सार्वजनिक संस्था या व्यक्ति को उसके कर्तव्य के पालन करने के लिए जिस प्रकार की रीट जारी की जाती है उस रीट को हम कहते हैं परमादेश। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो 6 वर्ष की आयु से लेके 14 वर्ष तक की आयु के बीच
सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है यह एक मूल अधिकार है, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है, मूल अधिकार। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पे वह हकदार नहीं है। यानी सिंपल सी बात इसमें कही जा रही है कि किसी व्यक्ति को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए रोकने के लिए किस प्रकार की रीट जारी की जाती है, तो इस रीट का नाम है उत्प्रेषण, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। यह जो रीट है यह उस समय जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने की कोशिश करता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई। तो जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो मूल अधिकार थे, वे सर्वप्रथम किस देश में लागू किए गए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम बार जो है मूल अधिकारों को मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब जोड़ा गया। तो 1 अप्रैल 2010 को, आप इसे याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो आर्टिकल 25 जो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, इस हिंदू शब्द में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो पारसियों को। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है, पारसियों को हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न हमारा जो कि लास्ट प्रश्न भी आज का है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का सब सेक्शन 3 है, आप इसे याद रखिएगा। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का सब सेक्शन 3 क्या प्रावधान करता है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 20 का सब सेक्शन 3। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भारतीय संविधान का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था मौलिक अधिकार, उसको हमने कवर कर लिया है तथा आज हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित टोटल 43 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।